हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं विनोद लवानिया। हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने एग्जाम्पल किए और उस एग्जाम्पल में हम कार्बन के प्रकार और हाइड्रोजन के प्रकार निकालना हमने सीखा। आपने लास्ट क्लास में देखा कि कार्बन कितने प्रकार के थे? 4। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन 2 डिग्री, टर्सरी कार्बन 3 डिग्री और क्वाटनरी कार्बन 4 डिग्री। जिस तरीके से कार्बन 4 प्रकार के थे, उसी तरीके से हमने हाइड्रोजन के टाइप देखे। कितने? 3। हाइड्रोजन कितने प्रकार के थे? 3। और 3 प्रकार के हाइड्रोजनों में आपने देखा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन। एक चीज आप क्लियर कर लें कि हाइड्रोजन का प्रकार निकालने के लिए हमें कार्बन का प्रकार निकालना पड़ेगा। यानी कोई भी हाइड्रोजन जिस प्रकार के कार्बन पर जुड़ेगा वो उसी प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हमने 3 प्रकार के निकाले। उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल किए। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए करने के लिए और आई होप आपने एग्जाम्पल करके देखे होंगे और आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम किसी एग्जाम्पल के अंदर टाइप ऑफ हाइड्रोजन और टाइप ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ कार्बन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। जर्नली क्लासिफिकेशन अभी करेंगे, कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बेसिक हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम जर्नली 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है। बोले तो हाइड्रोकार्बन संतृप्त हो सकता है और हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हो सकता है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होगा वो क्या होगा? जिसमें आप कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल क्या सिंगल बॉन्ड आप देखेंगे, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बोले तो मल्टीपल बॉन्डिंग जिसमें होती है, वो हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन को हम 2 टाइप से कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं और उसके बाद इसमें अगले टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज हमारा नया टॉपिक क्या होगा। देखो, हाइड्रोकार्बन हमने 2 टाइप से इसमें क्लासिफाई किया। हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी हमने यहां शो की। पहली कैटेगरी, अब सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। आप सभी जानते हैं कि ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, जो कि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का हो सकता है। यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है, पहला टाइप जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और दूसरा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर? बड़ा सिंपल है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच प्रत्येक जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? एकल बंध होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल बंध होगा। यदि किसी हाइड्रोकार्बन में, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड उपस्थित है? एकल बंध उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनको हम सामान्यतः क्या बोलते हैं? एल्केन कहेंगे। आप पढ़ के आ रहे हो, क्या कहलाएंगे? एल्केन। देन असंतृप्त कौन होगा? असंतृप्त हम किसको बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा, या इसमें भी अगर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये दोनों ही कंडीशन मल्टीपल बॉन्डिंग की है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? बहुबंध। किसके अंदर? असंतृप्त के अंदर। बात समझ लें। जो हाइड्रोकार्बन है उसकी हम 2 कैटेगरी बना रहे हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो संतृप्त कहलाते हैं, जिसको आप जर्नली क्या बोलते हैं? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच बहुबंध, बहुबंध बोले तो या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसका मतलब हम इसके अंदर यह बोल सकते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वो एल्कीन हो सकता है या वो एल्काइन भी हो सकता है।
क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। और इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं? बहुबंध बोलते हैं सामूहिक रूप से। और जो किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे? असंतृप्त। तो बड़ी सिंपल सी एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात तो हम ये कह रहे हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एकल बंध उपस्थित होगा, क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई? एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे? यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या दोनों एक साथ हो, जिसको मल्टीपल बॉन्ड बोलें या बहुबंध बोलें। अलग से बोलें तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है या बहुबंध जिसमें उपस्थित है, क्या कहलाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। अब हम इसी क्लासिफिकेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन है उसको हम 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? एक टाइप हम उसका क्या बना सकते हैं? एल्केन। एक टाइप हम उसका क्या बना सकते हैं? एल्कीन। और एक टाइप हम उसका क्या बना सकते हैं? एल्काइन। भाई एल्केन जो होगा वो किसकी कैटेगरी का होगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन जो होगा वो कैसा होगा? असंतृप्त। और एल्काइन होगा वो भी कैसा होगा? असंतृप्त। तो याद रखें, एक तो हम हाइड्रोकार्बन को डायरेक्ट 2 पार्ट में क्लासिफाई करें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या ऐसे बोले कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध उपस्थित है या त्रिबंध उपस्थित है, तो वो कौन से हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं? असंतृप्त। और जिनमें केवल एकल बंध होता है क्या कहलाते हैं? संतृप्त। अब इस क्लासिफिकेशन को हम कॉमन करने के लिए हम सिंपल तरीके से, इस तरीके से भी देखो क्लासिफाई कर सकते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपको पता लग गया कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो सब क्या कहलाएंगे? एल्केन कहलाएंगे। एग्जाम्पल कुछ भी हो वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमें एग्जाम्पलों को नहीं रटना कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, हमें तो केवल इतना पता होना चाहिए फिलहाल कि हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो हम क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, या हम इसको क्या लिखेंगे? एकल बंध उपस्थित होता है, क्या कहलाएगा दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। देन असंतृप्त कौन होंगे? असंतृप्त कौन होंगे? हम ये कह सकते हैं असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ये कार्बन कार्बन के बीच क्या प्रेजेंट है? द्विबंध उपस्थित है। और ये कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, बोले तो त्रिबंध उपस्थित है। अगर मैं द्विबंध और त्रिबंध दोनों को कॉमन रूप से लिखूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? बहुबंध उपस्थित है। क्लियर? बहुबंध किसको बोल रहे हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल में से कोई एक, ये मल्टीपल बॉन्ड कहलाएंगे। तो क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, कौन से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन भी हो सकता है और उसमें एल्काइन भी हो सकता है। क्लियर? अगर डबल बॉन्ड है तो आप उसको एल्कीन बोल देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? एल्काइन बोल सकते हैं। अब इस संतृप्त और असंतृप्त को हम ऐसे ना बोल के हम हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण देखो ऐसे भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इस हाइड्रोकार्बन को डायरेक्ट 3 पार्टों में क्लासिफाई कर दें। एल्केन, दूसरा हम क्या बोलेंगे इसका प्रकार? एल्कीन, और तीसरा, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, एल्काइन।
अब देखो, एल्केन कौन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है, सिंगल। एल्कीन कौन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा, डबल। और एल्काइन कौन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोकार्बन की 2 कैटेगरी हमने बनाई, एक संतृप्त और दूसरी असंतृप्त। अब हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी हमने बनाई, जिसमें एक एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। एल्केन कौन था, जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, वो एल्केन। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एल्कीन, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, एल्काइन। ठीक। अब आपको पता है कि जो एल्केन होता है इनका जर्नल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस 2। अब यहां n क्या है, n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है भाई, याद रखेंगे एल्केन जो होंगे उनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और उनका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n प्लस 2। क्या होगा जर्नल फॉर्मूला, उनका जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 ये होगा। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये लो साहब, ये जर्नल फॉर्मूला है किसका, एल्केन का, जो आप पढ़ के आ रहे हैं छोटी क्लासों के अंदर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्काइन। एल्काइन कौन है वो आपको पता है, ऐसा कोई भी कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एल्काइन। इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, इनका जर्नल फॉर्मूला CnH2n होगा, और जहां n बराबर फिक्स है क्या, नंबर ऑफ कार्बन बोले तो कार्बन परमाणुओं की संख्या। देन एल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, त्रिबंध उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र बोलो क्या हो जाता है, CnH2n माइनस 2, जहां n बराबर नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन परमाणुओं की संख्या। एक बार दोनों को, आप तीनों को क्लियर देखें। हम इसी के आधार पर इनका क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र या फॉर्मूला हम तैयार करते हैं। कैसे, आप n की वैल्यू जो रख देंगे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बन के आएगा। भाई एल्केन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, जहां n कौन है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। और एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला CnH2n माइनस 2, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब आप n की वैल्यू फिट करके आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का अणुसूत्र या फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, अगर मैं ये कहूं कि n बराबर 1, n बराबर 1, तो एल्केन का जो फॉर्मूला था वो मैं यहां लिख देता हूं दोबारा, CnH2n प्लस 2 था। ठीक है, और एल्कीन का जो फॉर्मूला था वो CnH2n था, और एक एल्काइन का भी मैं इधर ही लिख देता हूं, बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा पीछे से, CnH2n माइनस 2 था। ये लो है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कैसे। हमने n की वैल्यू क्या ली है, 1, n बराबर 1। अगर हम एल्केन में n की वैल्यू 1 रखें तो C1H2 इंटू 1 प्लस 2, यही तो होने वाला है। तो कार्बन की संख्या तो एक ही रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 बन जा 2 प्लस 2 4। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, CH4, जिसको आप क्या कहते हैं, मेथेन। कौन सा एल्केन बना भाई, मेथेन। लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर मैं n बराबर 1 लूं और एल्कीन बनाऊं तो क्या इसका एल्कीन संभव है, नहीं। अगर n की वैल्यू 1 है तो कोई एल्कीन बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए आपको कम से कम कितने कार्बन परमाणु चाहिए, 2। क्यों, जिससे हम उन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या बना सकें, डबल बॉन्ड बना सकें। क्लियर। जबकि एल्काइन बनाने के लिए भी आपको कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 2। तो n बराबर 1 होने पर कोई भी एल्काइन संभव नहीं होगा। दोबारा से क्लियर करें, n बराबर 1 अगर हम एल्केन के फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारा अणुसूत्र बनकर आता है CH4 एल्केन का, जिसे हम मेथेन बोलते हैं। लेकिन n बराबर 1 की वैल्यू अगर हम इसमें रखें, किसमें, एल्कीन में, तो एल्कीन क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि एल्कीन कहेंगे किसे आप,
एल्कीन होगा कौन? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। अब जिन दो कार्बन के बीच आप डबल बॉन्ड लगाने वाले हैं वो कम से कम कार्बन कितने हैं? 2। और यहां हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो क्या एक कार्बन की कोई एल्कीन बनेगी? नहीं। जिस तरीके से एक कार्बन की कोई एल्कीन नहीं होगी उस तरीके से एक कार्बन की कोई एल्काइन भी नहीं बनेगी। अब हम n की वैल्यू 2 कर दें। देखो n बराबर 2 रख दिया मैंने, और अगर यही वैल्यू मैं किस में रखूं? एल्केन में। तो देखो n बराबर 2 रखने पर C तो कितने होंगे? 2। लेकिन H देखो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 और 2 क्या हो जाएंगे? 6। तो हमारे पास H की वैल्यू क्या होगी? 6, और अणु सूत्र क्या बनेगा? C2H6। अगर हम उसका नाम लिखना चाहेंगे तो कौन सी एल्केन होगी? एथेन। समझ में आ रही है बात? दोबारा से देखो, n बराबर 2 फॉर्मूले में फिट किया, n की वैल्यू 2 रखनी है, कार्बन की हमारे पास संख्या कितनी होगी? 2। H2 इंटू n प्लस 2, तो n की वैल्यू 2 रखते 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और 4 और 2 6, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 6। यदि n की वैल्यू हम 2 लेके चलते हैं तो एल्केन का अणु सूत्र क्या बनता है? C2H6, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? एथेन। अब देखो n की वैल्यू एल्कीन में रख सकते हैं 2, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए और हमारे पास n हमने 2 ले लिया। तो देखो n की वैल्यू 2 आपने फिट की, क्या हो जाएगा? C2, और H2 के साथ जब 2 आएगा n की जगह तो 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, या 2 2 जा 4, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H4, जिसको हम क्या कह सकते हैं? एथीन। तो याद रखना है n बराबर 2 रखने पर एल्कीन के फॉर्मूले में कौन सा अणु सूत्र तैयार होगा? C2H4। ऐसा कोई भी एग्जांपल हो सकता है, n की वैल्यू का रटना नहीं है, ये तो हम जनरल कॉमन साइंस की बात कर रहे हैं, जिसमें अभी हम केमिस्ट्री का कोई बड़ा टॉपिक स्टार्ट अभी नहीं किया। हम केवल छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हुए और अपने मेन टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? देन अगर हम यही n की वैल्यू एल्काइन में फिट करें तो देखना, एल्काइन में n का मान 2 रखना है, तो C तो हो गए 2, लेकिन H के साथ 2 इंटू n है, n की वैल्यू 2 रखने पर 2 गुणा 2 4 होने वाला है, 4 माइनस 2 कितने बचेंगे? 2। तो हमारे पास H की वैल्यू क्या बचने वाली है? 2, और फॉर्मूला क्या बनेगा? C2H2, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? एथाइन। इस तरीके से आप n की कोई भी वैल्यू लेकर, n का कोई भी मान लेकर आप उनके जर्नल फॉर्मूला से उनके अणु सूत्र तैयार कर सकते हैं। आपको तो यह पता होना चाहिए जो एल्केन है उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, जहां n कौन है? n कार्बन परमाणुओं की संख्या। n बराबर 1 रखेंगे तो अणु सूत्र क्या बनेगा? n बराबर 2 रखा तो अणु सूत्र क्या बना? n बराबर 3 रखते तो अणु सूत्र क्या बनेगा? n बराबर 4 रखेंगे तो अणु सूत्र क्या बनेगा? लेकिन n बराबर 1 रखने पर ना तो कोई एल्कीन बन सकती है ना कोई एल्काइन बन सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं एल्कीन और एल्काइन में कम से कम कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। तो n बराबर 2 रखने पर फॉर्मूला क्या बना? जैसे C2H4, ऐसे एल्काइन का फॉर्मूला क्या बना? C2H6। इस प्रकार हम हाइड्रोकार्बन को जर्नली 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे आगे चल के बड़े डिटेल में, जब हम पढ़ेंगे एल्किन, एल्कीन और एल्काइन। हम इसी हाइड्रोकार्बन को 2 टाइप से भी हम ऐसे क्लासिफाई करके भी पढ़ सकते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन थे? बोलो। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड था? एकल बंध था, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा आपने? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड था? डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था, जिसको हमने मल्टीपल बॉन्ड या बहुबंध के नाम से जाना। या हम सीधा सीधा बोलें कि हाइड्रोकार्बन की 3 कैटेगरी हम बना सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगा, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। अच्छा, जो एल्केन होगा उसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n+2 होगा, जो एल्काइन होगा उसका जर्नल फॉर्मूला CnH2n होगा, और जो एल्कीन होगा और जो एल्काइन होगा उसका फॉर्मूला CnH2n-2 होगा, जहां n क्या है? n सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं, n बराबर कार्बन
परमाणुओं की संख्या, बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इस तरीके से हम किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अणुसूत्र तैयार कर सकते हैं। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसमें। देखो अगला जो टॉपिक है आपका, उसे हम देख लें एक बार। टाइटल ऊपर डला हुआ है, कार्बनिक यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, इन यौगिकों को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो एक चीज तो यह समझे, किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम 3 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। कितने तरीके हमारे पास? 3। तो मैं ये कह सकता हूं कार्बनिक यौगिकों को हम कितने तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं भैया? 3 तरीके हैं आपके पास। 3 टाइप या 3 फॉर्मूले हमारे पास हैं जिनके द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो तरीका हमारे पास है वो सामने लिखा हुआ है पूर्ण संरचना सूत्र द्वारा, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। पहला जो तरीका है किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने का, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संरचना सूत्र द्वारा। यानी बच्चे को पूर्ण संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम पहली बात कर रहे हैं, आगे की बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहला टाइप देख रहे हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम किस किस टाइप से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान दें, कार्बनिक यौगिक को 3 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। और इस 3 तरीके में हम ये कह सकते हैं, सबसे पहला जो तरीका है वो पूर्ण संरचना सूत्र द्वारा होता है। दूसरा हमारे पास किसी यौगिक को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है वो संगनित संरचना सूत्र होता है। किसी यौगिक को हम संगनित संरचना सूत्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम तरीका जो होता है वो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, जिसको हम आबंध रेखा सूत्र के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझें कि पूर्ण संरचना सूत्र क्या है। देखो, पूर्ण संरचना सूत्र के द्वारा किसी यौगिक को प्रदर्शित करने के लिए हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो हमें यह याद रखनी है, सबसे पहले, कि जिस यौगिक को आप पूर्ण संरचना सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, उस यौगिक में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रत्येक बंध को प्रदर्शित किया जाएगा। यदि उस यौगिक में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम प्रदर्शित करेंगे। यदि उस यौगिक में डबल बॉन्ड है तो उसको यौगिक में डबल बॉन्ड को भी प्रदर्शित करेंगे। और यदि उस यौगिक में कोई ट्रिपल बॉन्ड भी है तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड को भी प्रदर्शित किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, यदि किसी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करते समय एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध को दर्शाया जाए तो उसे उस यौगिक का पूर्ण संरचना सूत्र कहेंगे। पूर्ण संरचना सूत्र कहते हैं। दूसरी चीज याद रखना है, पूर्ण संरचना सूत्र दर्शाते समय, बनाते समय प्रत्येक परमाणु को दर्शाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये तो मैंने वैसे ही लिखा है आपको समझाने के लिए। ये कोई नहीं लिखवाता आपसे कि पूर्ण संरचना सूत्र होता है क्या है, कैसे आपको तो बनाना आना चाहिए। जो एग्जाम्पल आपको मिलेगा, आपको अणुसूत्र देगा और उस अणुसूत्र से आपको उस यौगिक का पूर्ण संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए कि उस यौगिक का हम पूर्ण संरचना सूत्र कैसे तैयार करेंगे। तो आपको जहन में 2-3 बातें याद रखनी है। जिस एग्जाम्पल का वो पूर्ण संरचना सूत्र आपसे बनवाएगा, उस एग्जाम्पल में यदि कहीं सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड भी आप सूत्र में शो करेंगे, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को भी सूत्र में शो करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को भी सूत्र में प्रदर्शित किया जाएगा। तो पहली बात,
पूर्ण संरचना सूत्र में किसी यौगिक को प्रदर्शित करते समय उसमें उपस्थित एकल बंध, उसमें उपस्थित द्विबंध और उसमें उपस्थित त्रिबंध को दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। और उस एग्जाम्पल में उसमें उपस्थित प्रत्येक परमाणु को उसमें दर्शाया जाएगा। कार्बन है तो कार्बन को भी दर्शाएंगे, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को भी दर्शाएंगे। और लेकिन इन सबको बनाते समय आपको प्रत्येक तत्व की संयोजकताओं को ध्यान में रखना है। क्लियर? एग्जाम्पल से समझिए इसको। एग्जाम्पल करते हैं किस तरीके से आपसे क्वेश्चन मिलता है और आप उसको किस तरीके से पूर्ण संरचना सूत्र में कन्वर्ट करेंगे। देखो भाई एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो, सबसे सिंपल मैंने एग्जाम्पल लिखा CH4 और इस CH4 का पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? आपके इस एग्जाम्पल में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन हैं। ये 4 हाइड्रोजन इस कार्बन से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं वो अगर आप सब प्रदर्शित कर दें, सभी बॉन्डों को आप प्रदर्शित कर दें, तो तैयार होने वाला फॉर्मूला कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहलाएगा। कैसे कहलाएगा देखना एक बार। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों? 4। हमने चारों वैलेंसी फ्री कर दी और आपके पास 4 कौन है? हाइड्रोजन। तो चारों हाइड्रोजन एकल बंध से जोड़ दिए। देखो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 कंप्लीट, प्रत्येक हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 कंप्लीट। तो ये CH4 का क्या कहलाएगा? पूर्ण संरचना सूत्र। आपसे कोई अलग से पूर्ण संरचना सूत्र बनवाएगा नहीं, लेकिन हम फिर पूर्ण संरचना सूत्र को बनाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इस सूत्र को जब हम बनाना सीख जाएंगे तो हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक को उसी पूर्ण संरचना सूत्र के आधार पर ही सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए याद रखना कि हम जो भी पढ़ेंगे वो क्रमबद्धता से चलेगा। अगर हमें स्टार्टिंग करनी आता है तो आगे वाले टॉपिकों को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्रमबद्ध अध्ययन ही तो विज्ञान है। पूर्ण संरचना सूत्र जब बनाना सीख जाएंगे तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक इसका पढ़ेंगे उस टॉपिक में हमें पूर्ण संरचना सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उसको जब तक पूर्ण संरचना सूत्र बनाना नहीं आएगा तब तक आप उस टॉपिक को आसानी से क्लियर या समझ नहीं सकते। क्लियर? तो आपने कोई एग्जाम्पल जैसे दूसरा लिखा, मैंने इस एग्जाम्पल के अलावा कोई और एग्जाम्पल लिया। ये लो एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा CH3CN। इस एग्जाम्पल का पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। तो आपको इस एग्जाम्पल में जिस जिस परमाणु के बीच जो जो बॉन्ड उपस्थित हैं उस प्रत्येक बॉन्ड को प्रदर्शित करते हुए इसकी संरचना जब हम बनाएंगे तो वो उसका कौन सा सूत्र कहलाएगा? पूर्ण संरचना सूत्र। तो देखना दोस्तों कैसे बनाएंगे। हमें पता है ये कार्बन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो मैंने चारों वैलेंसी फ्री की। बोलो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो किसी भी 3 बॉन्डों पर 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए। 1 2 3 हाइड्रोजन। ये लो। अब इस कार्बन से फिर कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। लेकिन इस कार्बन ने तो अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, कितने बॉन्ड और बना सकता है? 3। और आपको पता है नाइट्रोजन की संयोजकता भी कितनी होती है? 3। और कार्बन को भी अभी संयोजकता पूर्ण करने के लिए कितने बंधों की आवश्यकता है? 3। तो आप क्या करेंगे? कार्बन कार्बन के यहां ट्रिपल बॉन्ड और इसको किस परमाणु से जोड़ेंगे? N से। तो ये इस एग्जाम्पल का क्या कहलाएगा? पूर्ण संरचना सूत्र कहलाएगा। समझ लेना भाई। जिनको पूर्ण संरचना सूत्र बनाना नहीं आएगा वो आने वाला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बंध की गणना हम किस तरीके से करते हैं। ठीक? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेशन जो हमें करना होता है, कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए एग्जाम्पल का क्या बनाना होता है? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, पूर्ण संरचना सूत्र। और जब पूर्ण संरचना सूत्र बन जाता है तो आप किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन या कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। तो आपको क्या समझ में आया? समझ में यह आया कि जो अणु सूत्र मिलेगा उस अणु सूत्र में जो भी एटम एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स जो तत्व उपस्थित हैं उन तत्वों की संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए, उन संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए आप अगर उसका फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे तो वो यौगिक उसका कंप्लीट या पूर्ण संरचना सूत्र कहलाएगा। और पूर्ण संरचना सूत्र जो होगा उसके आधार पर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक के सिग्मा एवं पाई बंध की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो आपको कोई और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 3। देखो एग्जाम्पल मिला CH3CHO।
अब आपको पीछे वाली क्लासों में जो हमने कॉमन बातें पढ़ी है उनकी भी जरूरत पड़ेगी, आपको संयोजकताओं की जरूरत पड़ेगी, किस तत्व की कौन सी संयोजकता होती है, और हमने मुख्य मुख्य उन तत्वों का अध्ययन किया संयोजकताओं के लिए जिनकी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो देखना CH3CHO इसका पूर्ण संरचना सूत्र कैसे बनेगा। सबसे पहले आपने देखा कि कौन है भाई, कार्बन, तो कार्बन लिखा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 में चारों वैलेंसी फ्री की है। ठीक, इसके बाद क्या होने वाला है कि आप इस चारों वैलेंसियों में 3 तो क्या जोड़ने वाले हैं, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब 3 हाइड्रोजन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं भी आप जोड़ सकते हैं, 1 2 3। ओके, अब क्या होना है, अब आपका ये जो वैलेंसी बची हुई है ये आगे चल के किससे जुड़ने वाली है, फिर कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जोड़ दें। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता हमें कितनी करनी है, 4, अभी कितनी हुई है, 1, कितने बॉन्ड और बना सकता है, 3, लेकिन ये कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। अब देखो किससे जुड़ा हुआ है, आप देखो ऑक्सीजन जो है वो कितनी संयोजकता दर्शाएगा, 2, तो आप पहले तो ऑक्सीजन को जोड़ दें डबल बॉन्ड से, और फिर बचा हुआ हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। अब आपने देखा कि प्रत्येक परमाणु की संयोजकता पूर्ण हो गई या नहीं हुई। आपने देखा कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई, इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, इस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो गई, इस कार्बन की संयोजकता 4 और इस हाइड्रोजन की संयोजकता 1। तो ये इस एग्जाम्पल का क्या कहलाएगा, पूर्ण संरचना सूत्र। क्लियर, तो आपको अणु सूत्र मिलेगा, और अणु सूत्र जब मिले तो उस अणु सूत्र के पूर्ण संरचना सूत्र बनाते समय आप उस यौगिक में उपस्थित प्रत्येक बंध को प्रदर्शित करेंगे। सिंगल है तो सिंगल, डबल है तो डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल। और सीधा सा याद रखो, जब भी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा मिलेगा, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन आपका किससे, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड से जुड़ने के बाद कार्बन की जो शेष संयोजकता होगी, जो उसमें और अदर परमाणु जुड़ा हुआ है, उससे क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। क्लियर, तो याद रह जाएगा। एग्जाम्पल और देखते हैं इसके, एक दो और एग्जाम्पल इसके हम करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल। देखो आपको एग्जाम्पल मिला, एग्जाम्पल CH3COOH, ये एग्जाम्पल आपको मिला। क्लियर, और इस एग्जाम्पल का आपको पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहले कार्बन की संयोजकता कितनी है भाई, 4। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन फिर किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। अब देखो कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े मिले, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ो और एक ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ो, संयोजकता पूरी हो जाएगी। कैसे, आपको पता है इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, डबल बॉन्ड के साथ मैंने कौन जोड़ दिया, O, 1 2 3। अब ये कार्बन कितना बंध और बना सकता है, 1, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड फिर O के साथ। अब हमारे पास कौन बचा, H, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो ये इसके सिंगल बॉन्ड। अब ये इस एग्जाम्पल का क्या कहलाएगा, पूर्ण संरचना सूत्र। क्या कहलाएगा, पूर्ण संरचना सूत्र। आपने देखा कार्बन की संयोजकता 4 हो गई, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, कार्बन की संयोजकता 4, ऑक्सीजन की 2, ऑक्सीजन की 2। क्लियर, आप इस तरीके से किसी भी यौगिक में अगर प्रत्येक बंध को प्रदर्शित करते हुए, सिंगल है तो सिंगल, डबल है तो उसमें डबल, ट्रिपल है तो ट्रिपल, उसकी संयोजकताओं को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी यौगिक का सूत्र हम प्रदर्शित करेंगे तो वो उसका कौन सा सूत्र कहलाएगा, पूर्ण संरचना सूत्र। एक एग्जाम्पल और देखिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जो आपको खुद को करने हैं। CH3 CH2 CONH2, इस एग्जाम्पल का पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है आपको। क्लियर, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन, मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा, कार्बन की संयोजकता 4, चारों बॉन्ड मैंने बना दिए सिंगल, क्योंकि कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 हाइड्रोजन। फिर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, ये लो। फिर इससे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। हमेशा कार्बन से कैसे जुड़ सकते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता तो 1 है। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3। क्लियर, अब कितना बॉन्ड और बना सकता है, 1, ये 1 बॉन्ड। फिर कौन आ गया भैया,
कार्बन ये आ गया तीसरा, ये कार्बन। अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, 3 और बना सकता है। जब भी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन आए तो उसे हमेशा किससे जोड़ेंगे? डबल बॉन्ड से। और अगर 2 ऑक्सीजन आए तो किसी एक ऑक्सीजन को डबल से और किसी एक को सिंगल से। तो हमने एक ऑक्सीजन आया तो किससे जोड़ा? डबल बॉन्ड से O, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। अब देखो ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? सॉरी, कार्बन किससे जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन। तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड हमने नाइट्रोजन से बना दिया, क्योंकि कार्बन सिंगल से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि कार्बन ने पहले से ही 1 2 3 बॉन्ड बना लिए, एक बॉन्ड बचा। लेकिन क्या नाइट्रोजन की संयोजकता पूरी हुई? नहीं। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है भाई? 3। लेकिन बनाए कितने? 1। कितने और बनेंगे? 2। किसके साथ? 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो 1 2। तो इस एग्जाम्पल का ये क्या कहलाएगा? पूर्ण संरचना सूत्र। याद रखना, जो स्टूडेंट्स अणु सूत्र से पूर्ण संरचना सूत्र बनाना सीख जाएंगे वो अगला टॉपिक बहुत अच्छे से, बहुत इजी में और बहुत जल्दी सीखने वाले हैं। किसी भी कार्बनिक यौगिकों में सिग्मा और पाई बंध की गणना किस प्रकार की जाती है। तो उस टॉपिक को करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है? वहां पूर्ण संरचना सूत्र की। और पूर्ण संरचना सूत्र अगर हमें बनाना आता है तो हम इजी वे में किसी भी कार्बनिक यौगिक में सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है कि आपने 3-4 एग्जाम्पल हमने देखे, संरचना सूत्र आप बनाना सीख गए होंगे। उसके लिए आप खुद और प्रैक्टिस करेंगे तो इजी वे में आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का पूर्ण संरचना सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको देके जाऊंगा आज की क्लास में, जिनको आप खुद सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। उसमें आप मिलाएंगे कि किन किन विद्यार्थियों ने एग्जाम्पल्स के पूर्ण संरचना सूत्र सही बनाए, और अगर सही नहीं बने तो हमें किस जगह और किन कारणों से क्या क्या गलतियां हमसे उसमें हुई वो आप आराम से मिला लेंगे। तो आप नोट करें, कॉपी पेन उठा लें और कौन कौन से एग्जाम्पलों का पूर्ण संरचना सूत्र बनाना है। क्वेश्चन, निम्न के पूर्ण संरचना सूत्र प्रदर्शित कीजिए। ठीक है भाई। नंबर 1, पहला एग्जाम्पल HCOOH, इसका बनाना है एक तो। और दूसरा एग्जाम्पल क्या बनाएंगे आप? CH3 CH2 COCl, इसका बनाना है। कुछ नहीं करना, बड़ा इजी है। पूर्ण संरचना सूत्र प्रदर्शित करते समय, बनाते समय किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को प्रदर्शित किया जाएगा और प्रत्येक परमाणु को उसकी संयोजकताओं के अनुसार प्रदर्शित करते हुए जब हम सूत्र तैयार करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? पूर्ण संरचना सूत्र। आप इन दोनों एग्जाम्पलों को नोट कर लें और नोट करने के बाद इनके पूर्ण संरचना सूत्र आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इन दोनों का सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। जिनका सही होगा वो सही कर लेंगे, जिनका गलत होगा वो अपनी गलती देख लेंगे कि अभी भी हमें पूर्ण संरचना सूत्र बनाने में कहां दिक्कत आ रही है। ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।